हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जो है ना मेडिवल सोसाइटी के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 3 यानी कि इस्लाम का उदय से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 से पहले मैंने जितने भी चैप्टर्स कराए हुए हैं उसका लिंक जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। शॉर्ट नोट में जो है ना हम सबसे पहले पढ़ेंगे खलीफा के बारे में। दूसरा शॉर्ट नोट जो होगा वो आपका होगा राशिदुन खलीफा के बारे में। तीसरा शॉर्ट नोट होगा उम्मयद वंश के बारे में। ठीक है, और चौथा शॉर्ट नोट होगा वो होगा अब्बासी खिलाफत के बारे में। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में जो है ना आपको पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा अरब इस्लाम में पूर्व अरब की सामाजिक विशेषता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो पैगंबर मोहम्मद थे उन्होंने ऐसे क्या कदम उठाए थे जिससे अरब समाज को एकत्रित करने में मदद मिली। सारे क्वेश्चंस जो है ना अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है आपका खलीफा। मोहम्मद साहब के नेतृत्व में अरब बहुत शक्तिशाली हो गया था। जो खलीफा होते थे वो कुरान और सुन्नत के आधार पर ही शासन करते थे। ठीक है, इन खलीफाओं को क्या था, आध्यात्मिक और सांसारिक अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, खलीफाओं को क्या था, जनता के द्वारा चुना जाता था। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात इस्लाम को राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी आ गई थी। ठीक है, जो शुरुआती 4 खलीफा थे अबू बकर, ठीक है, दूसरे थे उमर, तीसरे थे उस्मान और चौथे थे अली। ठीक है, खलीफाओं इन जो ये प्रथम 4 खलीफा थे इन्हें राशिदुन कहा गया। ठीक है, जैसे ही राशिदुन खिलाफत की समाप्ति हुई तो दूसरा खलीफा जो है वो उम्मयद वंश का आरंभ हो गया। ठीक है, जो पहले के जो खलीफा थे, जो खिलाफत था वो जनतंत्र आधार पर था। ठीक है, अब वो क्या हो गया, राजतंत्र पर बदल गया आगे। तीसरा जो खिलाफत था वो था अब्बासी वंश का। ठीक है, तो ये था खलीफा के बारे में। दूसरा शॉर्ट नोट जो है ना हमारा अब आ जाता है वो आता है राशिदुन खलीफा के बारे में। ठीक है, जो राशिदुन खलीफा था ये कब तक चला था, 632 से लेकर 661 तक। ठीक है, राशिदुन खलीफा में इस्लामिक साम्राज्य के पहले 4 खलीफा शामिल थे। अबू बकर जो थे वो पैगंबर मोहम्मद साहब के पहले उत्तराधिकारी खलीफा थे। ठीक है, जो पहले 4 खलीफा थे वो इस्लाम के प्रति एकदम समर्पित और वफादार थे। ठीक है, अबू बकर ने क्या किया, उम्मा के अधिकार को स्थापित करा और अरबों को क्या किया, एक अच्छी लड़ाकू सेना में संगठित भी किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी मदीना को बनाया। ठीक है, 633 ईस्वी में अबू बकर के लोगों ने दक्षिण सीरिया में जो वेजेटाइन साम्राज्य चल रहा था, ठीक है, उनकी सेना को हरा डाला। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे खलीफा आते वो है उमर ने अरब के क्षेत्र के बाहर जो भी इराक, सीरिया, फ़िलिस्तीनी और मिस्र के जो क्षेत्र थे उन पे क्या किया, इस्लाम को स्थापित किया। ठीक है, इस्लाम वहाँ तक फैलाया। ठीक है, उमर की मृत्यु के बाद क्या हुआ, उस्मान को खलीफा के रूप में चुना गया और मुसलमानों के एक गुट ने क्या किया, कुछ समय बाद उस्मान की भी हत्या कर दी मदीना में। इसके बाद क्या है, अली को खलीफा के रूप में चुना गया। ठीक है, ये जो अली थे वो पैगंबर मोहम्मद के भतीजे और दामाद थे। ठीक है, भतीजे और दामाद थे। ठीक है, अली को क्या हुआ, ठीक है, अली को मदीना और कूफा, ठीक है, अली को जो है मदीना और कूफा के बाहर ज़्यादा समर्थन नहीं मिला। ठीक है, सीरिया में जो मुआविया थे उन्होंने अली की जो सत्ता थी उनको स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अली के शासनकाल में क्या हो गया, गृह युद्ध जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो चुकी थी। ठीक है, अली की मृत्यु के बाद खलीफा का पद जो है उम्मयद वंश के हाथों में चला गया। ठीक है, राशिदुन खलीफा जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद क्या हुआ, उम्मयद वंश की स्थापना हुई। 661 से लेकर 750 ईस्वी तक चला। ठीक है, उम्मयद वंश के जो संस्थापक थे वो थे सीरिया के गवर्नर मुआविया प्रथम। ठीक है, जिन्होंने उम्मयद खिलाफत की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने अपनी जो थी राजधानी वो दमिश्क को बनाया। ठीक है, उन्होंने मदीना से अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर ली थी, दमिश्क में। ठीक है, अपनी सीरियाई सेना और धन के बल पर उन्होंने क्या किया, सत्ता और ताकत को मजबूत किया। उम्मयद वंश में जो थे कुल 14 शासकों ने शासन किया। ठीक है, और ये ही
उमैयद वंश जो था उन्होंने सबसे ज़्यादा 90 वर्ष तक इस्लामी दुनिया पर राज किया। इनके शासनकाल में क्या हुआ था, जो खिलाफत का जो पद था वो जनतंत्र से बदलकर वंशानुगत हो गया। ठीक है, यानी कि वो अब वंशानुगत हो गया। ठीक है, और जनतंत्र का स्थान क्या होगा, इससे क्या हुआ कि जनतंत्र का जो स्थान था वो क्या होगा, निरंकुश हो गया, और जो खिलाफत का स्थान था वो राजतंत्र में बदल गया। मुआविया जो था वो पहला शासक था जिसने दीवान उल बरीद यानी डाक परिषद की स्थापना भी की थी। आगे चलकर क्या हुआ, इस खिलाफत में अब्द अल मलिक ने सबसे ज़्यादा शासन किया। ठीक है, अब्द अल मलिक जो थे उन्होंने क्या किया, कुरान के पाठ को लागू किया। ठीक है, प्रशासनिक भाषा के रूप में अरबी भाषा का प्रयोग होने लगा। ठीक है, उमैयद शासन के दौरान क्या हुआ, उमैयद शासन के दौरान ही क्या हुआ, शिया समुदाय की भी नींव पड़ी। मरवान द्वितीय के रूप में समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं अब्बासी खिलाफत के बारे में, अब्बासी खिलाफत या अब्बासी वंश के बारे में। ठीक है, ये जो अब्बासी खिलाफत था इसका शासनकाल था 750 से लेकर 1258 तक। ठीक है, अब्बासी खिलाफत की जो स्थापना की थी वो अब्बास उल सफ़ा ने की थी। अब्बास खिलाफत की जो सीमाएं थी वो पश्चिम में मिस्र से होकर पूर्व में मध्य एशिया तक फैली हुई थी। ठीक है, इस वंश के 33 राजवंश ने 500 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, अब्बासियों ने क्या किया, बगदाद शहर का निर्माण किया और वहाँ पर अपनी राजधानी को स्थापित किया। अब्बासियों ने फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि अब्बासियों ने अरबों और गैर अरबों के बीच के भेदभाव को भी समाप्त किया। ठीक है, अब्बासी काल में क्या हुआ, तुर्कों का इस्लामीकरण और धर्मांतरण बड़े पैमाने पर किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद अब्बासी खिलाफत में अल मसूर क्या खलीफा बने। उन्होंने क्या किया, सभी जो खतरनाक शिया नेता थे, ठीक है, जो उन्हें खतरनाक लग रहे थे, उन सब का कत्ल करा दिया था उन्होंने। फिर उनके बाद आते हैं अल मेहंदी। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि खलीफा बनते ही राज्य की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत किया। ठीक है, अब्बासियों का क्या था, राजस्व का जो मुख्य स्रोत था वो था कृषि से कर प्राप्त करना। ठीक है, अल मसूद और अल बिरूनी जो थे अब्बासी खिलाफत के दो प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ठीक है, हारून उल रशीद जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण खलीफा जो है अब्बासी खिलाफत में माने जाते हैं, क्योंकि वह इसलिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उन्होंने जो क्या था, कला, शिक्षा, संगीत और कविता को संरक्षण और खूब बढ़ावा अपने काल में दिया। ठीक है, ठीक है, हारून के काल में ही क्या हुआ था, शासन की जो पद्धति थी, ठीक है, जो सरकार चलाई जाती थी वो वजीरों के द्वारा ही चलाई जाती थी। ठीक है, अरबी क्या हो गई थी, आधिकारिक भाषा बन गई थी। ठीक है, हारून के समय में। ठीक है, अब्बासी खिलाफत का भी जो है अंत वो मोसमिन जो है अब्बासी खिलाफत के आखिरी खलीफा होते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है ना हमने सारे शॉर्ट नोट डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इस्लाम से पूर्व अरब समाज की प्रमुख विशेषता क्या थी। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि अरब से ही क्या हुई, इस्लाम की शुरुआत हुई थी। अरब जो है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित है। ठीक है, इसके उत्तर में जो है ना सीरिया का रेगिस्तान है। ठीक है, सीरिया का रेगिस्तान है और पूर्व में फ़ारस की खाड़ी है। ठीक है, पूर्व में क्या है, फ़ारस की खाड़ी है, और पश्चिम में क्या है, इसका लाल सागर है जिसे हम रेड सी कहते हैं। ठीक है, और उसके दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई ये तीनों ओर क्या है, पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, उसके एक पार्ट में क्या है, रेगिस्तान है, और वो तीनों ओर से घिरा हुआ है। अरब के जो लोग थे ना, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन ही था। ठीक है, तो मुख्य रूप से दो तरह के लोगों का समूह था। पहला था कि भाई जो कृषि और व्यापार करते थे। दूसरा था खानाबदोश अरब जनजाति, जिसे क्या कहते हैं, बेंडोइन कहा जाता है। ठीक है, कबीलाई संगठन। ठीक है, अरब के जो लोग थे वो कबीलों में क्या थे, बटे हुए थे। हर कबीले का क्या था, अपना एक नेता था, या जिसे हम शेख कहते हैं। सभी सदस्य शेख की आज्ञा का पालन करते थे। ठीक है, क्योंकि वो क्या होते थे, मुख्य रूप से क्या करते थे, वो पूरे कबीले का
नेतृत्व करते थे। कबीले के नेता का भी चुनाव जो था वो परिवार के वंशज या फिर व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर ही किया जाता था। ठीक है, यही नेता क्या करते थे, युद्ध के समय अपने कबीले का क्या करते थे, नेतृत्व करते थे। ठीक है, कबीले में क्या थी, आपसी बातों पर भी काफ़ी झगड़े देखने को मिलते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेंडोइन जनजाति के बारे में। ये जो बेंडोइन जनजाति थी वो क्या थी, एक प्रकार के घुमक्कड़, ठीक है, बर्बर और असभ्य लोग थे। ठीक है, ये लोग क्या थे, चारागांव की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे। ठीक है, ये व्यापारिक काफिलों का काम करते थे और शहरों पर आक्रमण करके उन्हें क्या करते थे, लूटते भी थे। ठीक है, इनके पास जो था ना मुख्य जानवर क्या क्या थे, वो ऊँट थे, गधे थे, भेड़ और बकरियां थी। ठीक है, बैंडोज के जो लोग थे ना, उनकी क्या थी, अपनी एक सीधी सादी पोशाक होती थी। ठीक है, जो जिसमें क्या होता था कि एक लंबे से कुर्ता पहन लेते थे ये। ठीक है, खजूर, अनाज आदि जो खाद्य पदार्थ थे उनका क्या करते थे ये लोग, आदान प्रदान किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका, बैंडोज की वंश व्यवस्था क्या थी। बैंडोज की जो वंश व्यवस्था क्या थी कि इनका जो समाज था ना वो वंश व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, एक परिवार खेमे का प्रतीक था। ठीक है, कई खेमे जो थे वो कुनबे को मिलाकर कबीला बनाते थे। ठीक है, इन कबीलों को क्या कहा जाता था, जीवन शक्ति माना जाता था। जीवन शक्ति से मतलब ये है कि अगर कोई एक बार जो है इस कबीलों से निकल जाता था या उसे निकाल दिया जाता था, तो जो जो निकला हुआ व्यक्ति, ठीक है, जिसको निकाला जाता था ना, वो उसके लिए जीवन जीना कठिन हो जाता था। ठीक है, हर कबीले का नेतृत्व जो है शेख और सैयद द्वारा ही होता था। इस दौरान जो है ना अरब के समाज में ऊँटों का क्या खास महत्व था वो समझ लेते हम। इसमें क्या था कि भाई ऊँट पालने वाले जो ये घुमंतू कबीले थे वो अपने आप को अरबी कहते थे। ठीक है, ऊँट जो है बेंडोइन के परिवहन का मुख्य स्रोत थे। ठीक है, ज़्यादातर वो क्या थे, ऊँट और घोड़े इन सब पर क्या थे, आते जाते रहते थे। ठीक है, ऊँटों को जो है ना अक्सर विवाह और शादी और समारोह के अवसर पर एक तोहफे के रूप में भी लिया व दिया जाता था। तो इसी के साथ जो है ना पहला क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। अरब समाज को एकत्रित करने के लिए मोहम्मद द्वारा उठाए गए कदम का वर्णन करो। ठीक है, जैसे कि पहला पॉइंट है कि इस्लाम धर्म के अनुसार जो है मोहम्मद साहब जो है अल्लाह के क्या है, रसूल है। रसूल यानी पैगंबर है, पैगंबर यानी मैसेंजर है। ठीक है, दूसरा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जो है वो 570 ईस्वी में हुआ था मक्का में। ठीक है, कुरैश कबीले के हाशिम परिवार में। ठीक है, तीसरा पॉइंट है मोहम्मद साहब के काल में ही क्या हुआ था, इस्लाम धर्म की क्या होती, संपूर्ण अरब में इस्लाम धर्म जो है संपूर्ण अरब में फैल गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि पैगंबर मोहम्मद ने जो था वो सच्ची बात के द्वारा ही अरबों को एक सूत्र में बांधना था। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद चाहते थे कि वो अपनी ठीक है, पैगंबर मोहम्मद ने जो था अपनी सच्ची इबादत के द्वारा ही अरबों को एक सूत्र में बांधा था। ठीक है, फिर है कि मोहम्मद साहब ने सारी पुरानी मान्यताओं को समाप्त कर एक नए समाज की स्थापना की थी, एक ईश्वरवाद में विश्वास रखना। ठीक है, अरब में क्या था कि पहले बहुदेवीवाद का प्रचलन था। ठीक है, सभी कबीलों के क्या थे, अपने अपने देवी देवता होते थे। ठीक है, मोहम्मद साहब ने क्या किया, बहुदेवीवाद के स्थान पर एक ईश्वर पे विश्वास करने का समर्थन किया। ठीक है, उनका मानना था कि हमारे बस एक ही ईश्वर है, वो है अल्लाह। ठीक है, उसके अलावा हम बहुदेवीवाद पर विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, इनका मानना था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि स्वयं को खुदा का संदेशवाहक कहना। 612 ईस्वी के आसपास जो है पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक या रसूल कहा गया। उन्होंने प्रचार किया कि अल्लाह ईश्वर एक है। ठीक है, उन्होंने प्रचार किया कि अल्लाह एक है। ठीक है, केवल हमें जो है अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका मूर्ति पूजा का विरोध। पैगंबर साहब जो थे ना वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे।
ठीक है। उनका मानना था कि ईश्वर क्या है, निरंकार है। ठीक है, शिक्षा पर बल दिया। पैगंबर साहब जो थे ना, वो स्वयं क्या थे, अनपढ़ थे। ठीक है, मगर उन्होंने क्या किया, शिक्षा को महत्व दिया ना। ठीक है, उनका मानना था कि मुसलमानों को हमेशा ज्ञान हासिल करना चाहिए। ठीक है, और मदीना में उन्होंने क्या किया, मदीना आने के बाद उन्होंने क्या किया, शिक्षा के लिए मदरसे भी खोले, जहाँ क्या हुआ, जहाँ स्त्री और पुरुष और बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि उम्मा का गठन। उम्मा क्या था कि भाई उम्मा, ठीक है, उम्मा या उम्मत, ये क्या था, अरबी शब्द था। ठीक है, इसमें क्या था, इस्लाम। ठीक है, ये क्या था, एक अरबी शब्द था। इस्लाम में उम्मा का अर्थ है विश्वासियों का समुदाय। ठीक है, इस समुदाय में क्या था, मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों ही शामिल थे। ठीक है, और इस्लाम का उम्मा वह भाईचारा था जो व्यक्तियों को, कुल, शहरों और यहाँ तक कि जनजातीय समूह को बड़े समुदाय में एकत्रित करता था। ठीक है, ये था उम्मा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कुरान के लिए, कुरान से जुड़ी बातें। ठीक है, तो इसमें क्या था कि भाई कुरान में वह ज्ञान शामिल था जो अल्लाह ने अपने दूत या रसूल जिसे हम कहते हैं मोहम्मद साहब, उनको दिया था। ठीक है, इस्लाम धर्म के जो अनुयायी थे यानी जो शिष्य थे, उन्होंने क्या किया, कुरान की आयतें यानी जो भी उसके अंदर उद्देश्य थे, उनको प्रतिदिन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, कुरान में क्या था, मुख्य 3 बातों पर विशेष जोर दिया गया। पहला था ईमान, दूसरा था इबादत, तीसरा था इहसान। ठीक है, ईमान में कहा गया कि एकमात्र ईश्वर क्या है, केवल अल्लाह है। ठीक है, ईमान का अर्थ है अपने धर्म में विश्वास रखना है, रोज़े शुमार के दिन पर भी विश्वास रखना। रोज़े शुमार क्या था, रोज़े शुमार का मतलब है कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको जन्नत मिलेगी, अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको जन्नत नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उस पर भी क्या था, विश्वास करने को कहा गया। दूसरी मुख्य बात थी इबादत की। ठीक है, कलमा पढ़ना। दूसरा था नमाज। ठीक है, मक्का की ओर मुँह करके दिन में 5 बार नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, जो शुक्रवार वाला जो दिन होता है उसमें सार्वजनिक नमाज में भाग भी लेना चाहिए। तीसरी बात जो थी इसमें बोली गई थी, रोज़ा रखना चाहिए। ठीक है, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए। चौथी बात थी ज़कात या खैरात, यानी कि ज़्यादा जो है ना, ठीक है, दान देना चाहिए। पांचवी बात थी हज। ठीक है, एक बार जो है ना अपने जीवन में मुसलमानों को मक्का और मदीना के लिए हज करनी चाहिए। ठीक है, ये थी इबादत को लेकर बात। तीसरी जो मुख्य बात थी कुरान में वो थी एहसान। ये क्या था कि भाई इसमें इस्लाम के प्रति समर्पित करना है अपने आप को। ठीक है, बुरे कार्यों से अपने आप को दूर रखना है। ठीक है, और जो नैतिक आचरण होते हैं उनकी हमेशा ही पूर्ति करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक समानता और भाईचारे पर बल देना। पैगंबर साहब जो थे वो विभिन्न समुदाय के अधिकारों और जिम्मेदारियों का समान महत्व दिया। ठीक है, सभी जनजाति अल्लाह के समक्ष क्या है, समान है। ठीक है, कि कोई भी जनजाति जो है बड़ी या छोटी नहीं है। ठीक है, सभी क्या है, अल्लाह के समक्ष समान है। तीसरी मुख्य बात थी इसमें कि वंश या धन के आधार पर सामाजिक पदानुक्रम को क्या करना है, समाप्त करना है। ठीक है, और आखिरी, ठीक है, लास्ट पॉइंट इसमें है कि सभी जनजाति के बीच क्या है, भाईचारे व एकता की भावना को ज़्यादा बढ़ावा देना आवश्यक है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ना हमारा चैप्टर 3 से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने क्या है इसमें डिस्कस भी कर लिए। अगर आपको हमारी जो है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, तो आप इसे जो है ना शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट करके अगर आपके कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और जो है ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ भी सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।